नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम एरिक डॉसन है। उम्र 40 के आसपास और पिछले 15 साल से मैं नॉर्थ अमेरिका की बर्फीली सड़कों पर हैवी ट्रक्स चलाता आ रहा हूँ। अलास्का, नॉर्थ कनाडा, मोंटाना, आप नाम लो, मैं वहाँ से माल ढो चुका हूँ। सर्दियाँ हमेशा मेरी पसंदीदा रही हैं, लेकिन जो कुछ उस दिसंबर की रात हुआ, उसके बाद से बर्फ, धुंध और सुनसान हाईवे मेरे दुश्मन बन गए। उस रात मैं नॉर्थ डकोटा से कनाडा की तरफ ड्राइव कर रहा था। ट्रक में जमे हुए मीट की भारी खेप थी, जिसे सुबह तक सीमा के उस पार एक कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाना था। मौसम विभाग ने ब्लिजर्ड की चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनी ने साफ कहा था, डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए, क्लाइंट बड़ा है। अगर महसूस हो कि नहीं जा सकते तो रेस्ट एरिया में रुक जाना और कोशिश करना। मेरे साथ इस रात मेरा नया को ड्राइवर था, टॉम। उम्र में मुझसे छोटा, करीब 28 साल, जिद्दी और थोड़ा नादान। उसे ट्रकों से ज्यादा रोमांच पसंद था। हर थोड़ा सा सुनसान मोड़ देखते ही कहता, ये जगह तो हॉरर मूवी के लायक है ना एरिक? उस रात करीब 10:30 बजे हम फ्रॉस्ट बाइट पास के करीब थे। ये एक पुरानी पहाड़ी घाटी थी, जहाँ से गुजरने वाली पुरानी हाईवे लाइन अब बहुत कम इस्तेमाल होती थी। नया हाईवे तो दूर से घूम कर जाता था, लेकिन जीपीएस दिखा रहा था कि फ्रॉस्ट बाइट पास से होकर जाने पर हम लगभग 60 किलोमीटर बचा सकते हैं। मैंने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े कहा, नहीं, हम मेन हाईवे से ही चलेंगे। पास वाले रूट पर बर्फ ज्यादा जमती है, पुरानी सड़कें भरोसे लायक नहीं होती। टॉम ने अपने फोन पर मैप्स घुमा घुमा कर देखा और बोला, अरे देखो तो, क्लियर दिख रहा है, कोई टायर मार्क्स भी हैं, इतना टाइम बच जाएगा। सोचो, सुबह के पहले ही पहुंच जाएंगे, फिर होटल में गरम गरम ब्रेकफास्ट, हॉट शावर और आराम। मैंने अनमने मन से हंसता कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बात खत्म होते ही हमें स्वर्ग मिल जाएगा। टॉम ने चुटकी ली, या नर्क, अगर आप डरपोक निकले तो। मैंने उसे घूरा, लेकिन सच्चाई ये थी कि अंदर कहीं मैं भी टाइम बचाने के चक्कर में था। इतने सालों की ड्राइविंग ने मुझे ये तो सिखाया था कि हर शॉर्टकट अच्छा नहीं होता, लेकिन पैसे और डेडलाइन की टेंशन इंसान से गलत फैसला करा ही देती है। फिर वो हुआ जिसने फैसला बदल दिया। हम एक छोटे से हाईवे डाइनर पर रुके, जहाँ से फ्रॉस्ट बाइट पास वाला पुराना रोड कटता था। बाहर हवा इतनी तेज थी कि दरवाज़ा खोलने में भी जोर लगाना पड़ रहा था। बर्फ तीरों की तरह चेहरे पर लग रही थी। अंदर घुसे तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग आ गया हो। हीटर की गर्मी, कॉफ़ी की खुशबू और कुछ लोकल लोग बैठे हुए थे। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी, मोटा स्वेटर और आंखों में थकान। उसके नेम टैग पर लिखा था हैंक। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की, टॉम ने बर्गर। बातों बातों में हैंक ने पूछा, किधर जा रहे हो लड़कों? कनाडा जा रहे हैं, सोचा फ्रॉस्ट बाइट पास से कट मार लेते हैं, टाइम बच जाएगा। हैंक ने जैसे ही फ्रॉस्ट बाइट पास सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कमजोर हंसी के साथ बोला, आज रात उस तरफ मत जाना। टॉम तुरंत बोल पड़ा, क्यों, वहाँ सड़क खराब है या पुलिस ज्यादा होती है? हैंक ने सिर हिलाया, सड़क तो सालों से वैसी ही है, पुलिस यहाँ इस वक्त कोई नहीं आता। समस्या कुछ और है। पुराने ट्रकर कहते हैं कि उस पास पर आइस ब्रेथ का साया है। जब बर्फ और धुंध मिलकर अंधेरा गाढ़ा करते हैं, वो निकलती है, अकेली गाड़ियों के पीछे लग जाती है। कुछ ट्रक मिले हैं, इंजन चालू, लाइट्स ऑन, दरवाजे खुले, लेकिन ड्राइवर गायब। कुछ की लाशें बाग में मिली, आधी जमी हुई, जैसे किसी ने अंदर से खून ही निकाल लिया। टॉम हंस दिया, ओल्ड ट्रकर और उनकी भूतों वाली कहानियां, क्लासिक। हैंक ने सख्त नजर से उसे देखा, तुमने कितनी सर्दियां यहाँ ड्राइव की है लड़के? ये तीसरी है, टॉम ने शाम से कहा। हैंक ने अपनी कॉफ़ी नीचे रखी, झुककर हमारे पास आया और धीमे स्वर में बोला, मैंने 45 सर्दियाँ यहाँ देखी हैं। मैंने उस पास से लौट कर आने वाले ड्राइवरों के चेहरे देखे और कुछ के न लौटने की खबरें भी।
मेरा बेटा भी वही। वैसे रूम चाहिए तो पीछे छोटे केबिन है, रात यहीं काट लो अगर तुम चाहो तो। टॉम ने बीच में ही कहा, नहीं हम निकल रहे हैं, थैंक यू अंकल, डराने के लिए स्टोरी अच्छी थी। मैंने हैंक की आंखों में थोड़ा सा सच्चा डर देखा, लेकिन टॉम बाहर जाने को तैयार था। मैंने बाहर झांक कर बर्फ की हालात देखी, भीषण लेकिन अभी काबू में। अगर मुसीबत हुई तो वापस मुड़ आएंगे, मैंने खुद को समझाया। कुछ देर बाद हम फिर उस बर्फीली रात में ट्रक के केबिन में थे। फ्रॉस्ट बाइट पास की ओर मुड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमा दिया। ट्रक ने पुरानी संकरी हाईवे पर चढ़ाई शुरू की। कुछ किलोमीटर बाद हाईवे की लाइट्स गायब हो गई। अब सिर्फ हमारे हेडलाइट्स थे और चारों तरफ घुप्पन अंधेरा। दोनों तरफ ऊंचे पाइन के पेड़ जिन पर भारी बर्फ लटकी थी। कभी कभी हवा के झोंके से बर्फ पेड़ों से गिरती और ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ के पीछे से बाहर आकर सड़क पर छलांग लगा रहा हो। टॉम खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मुझे ये जगह पसंद आ रही है, डरावनी लेकिन खूबसूरत। मैंने कहा, खूबसूरती कभी कभी जान ले लेती है, ध्यान ड्राइव पर रखो। हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे कि अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक जोर से हिचकोला खाकर झटका खाने लगा। इंजन ने अजीब सी घर्राहट की आवाज निकाली। ओह नो, अभी नहीं, मैंने बुदबुदाया। कुछ सेकंड में इंजन जैसे दम तोड़कर शांत हो गया। ट्रक धीरे धीरे गति खोकर वहीं सड़क के बीचों बीच रुक गया। बाहर हवा की आवाज और अंदर हमारी तेज सांसों के अलावा कुछ नहीं था। क्या हुआ? टॉम ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, सब गेज नॉर्मल दिख रहे हैं, डैशबोर्ड चेक करते हुए मैंने कहा। टेम्पो के, फ्यूल ओके, ऑयल ओके, फिर ये मरा क्यों? मैंने 2-3 बार इग्निशन घुमाया। इंजन घुटी हुई खांसी की तरह आवाज करता और फिर शांत हो जाता। हम रोड के बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ ढलान, ये बुरा है, मैंने बुदबुदाया। चलो नीचे उतर कर देखते हैं, शायद फ्यूल लाइन में आइस जम गई हो या कुछ ढीला हो। मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। हमने जैकेट्स टाइट की, टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतरे। बर्फ घुटनों तक थी और हवा इतनी ठंडी कि 2 मिनट में नाक सुन्न होने लगी। मैंने बोनट खोला, टॉर्च की रोशनी इंजन पर डाली। ऊपर से सब नॉर्मल दिख रहा था। टॉम नीचे झुककर टायर, फ्यूल लाइन सब देख रहा था। तभी, एरिक ये देखो, टॉम की आवाज़ कांपी। मैं ट्रक के फ्रंट से घूमकर साइड में आया। टॉम हेडलाइट के आगे खड़ा था, सड़क के किनारे की तरफ इशारा कर रहा था। रोशनी से कुछ मीटर आगे बर्फ में हमें एक मरा हुआ हिरन दिखाई दिया। भारी शरीर, सींग टूटी हुई और पूरा बदन चिथड़ों में बटा हुआ। उसके पेट से आंतें बाहर निकली थी, लेकिन अजीब ये था कि वो आंतें भी आधी जमी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे चीरा हो। उसका खून बर्फ पर काले धब्बों की तरह छितरा हुआ था और उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे आखिरी सांस में वो चीखा हो। ये तो कोई भालू या वुल्फ का काम लग रहा है ना एरिक? मैंने सिर हिलाया। भालू सर्दियों में सो रहे होते हैं और वुल्फ इतने साफ तरीके से नहीं करते। कुछ गड़बड़ है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के आसपास बर्फ पर कोई पंजे या पैरों के निशान नहीं थे, जैसे किसी ने हवा में लटक कर उसे चीर दिया हो। मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च हल्की कांपने लगी। चलो वापस चले, केबिन में बैठते हैं, मैंने जल्दी से कहा। इंजन बाद में देखेंगे। हम दोबारा केबिन में चढ़ गए। अंदर आते ही मुझे महसूस हुआ कि केबिन के शीशों पर बर्फ जमने लगी है, जैसे कोई अदृश्य ठंड की दीवार हमें घेर रही हो। टॉम ने धीमे से कहा, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है? मैंने बिना जवाब दिए इग्निशन फिर घुमाया। इस बार इंजन ने एक भारी खुरदुरी आवाज़ निकाली, जैसे उसमें कोई चीख रहा हो, और फिर शांत हो गया। रेडियो अचानक अपने आप ऑन हो गया और उसमें बस खलखलाहट होने लगी। बीच बीच में किसी औरत की आवाज़ जैसा कुछ उभरता, बहुत हल्का, जैसे कोई दूर किसी सुरंग में गाना गा रहा हो। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वो बाहर से आ रही थी। हम दोनों ने धीरे धीरे अपने सिर घुमाए और विंडशील्ड से बाहर देखने लगे। पहले तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और हेडलाइट्स की सीमित चमक। फिर धीरे धीरे सड़क के दूसरी तरफ पेड़ों के बीच की घनी अंधेरी लाइन में कुछ हिलता हुआ दिखा। वो एक इंसानी आकार जैसा था, लेकिन ऊंचा, साधारण इंसान से ज्यादा लंबा, पतला। वो पूरी तरह सफेद था, जैसे बर्फ से बना हो, लेकिन उसके किनारे धुंधले थे,
जैसे वो पूरी तरह इस दुनिया में नहीं, आधा धुआं आधा इंसान। सबसे भयानक उसकी आंखें थीं, या जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां दो काले गड्ढे थे जिनसे नीली सी रोशनी झलक रही थी। वो धीरे धीरे सड़क के किनारे से उतरकर हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों की जगह कुछ नहीं था। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था, लेकिन उसके नीचे की बर्फ में एक हल्का सा बर्फीला धुआं उठ रहा था। टॉम की आवाज गले में अटक गई। इट्स कमिंग हियर एरिक। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने ब्रेक पेडल पर पैर रखा, जैसे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला हो। वो चीज आइस ब्रेक या जो भी थी, अब हमारे ट्रक के हेडलाइट्स के बिल्कुल सामने थी। रोशनी उसके आर पार जा रही थी, लेकिन साथ ही उसके आकार को साफ दिखा भी रही थी। उसका चेहरा किसी औरत जैसा था, मगर चमड़ी नहीं, बस बर्फ और धुआं, और माथे पर बारीक बारीक दरारें जैसे किसी जमे हुए झील पर होती है। उसने हवा में ही अपना हाथ उठाया, लंबा पतला बर्फीला हाथ, और हवा की दीवार जैसे हमारे ट्रक से टकराई। एक झटके से पूरी केबिन हिल गई। साइड शीशे पर बर्फ की पतली परत तुरंत मोटी हो गई, जैसे किसी ने बाहर से उसे फ्रीज कर दिया हो। मैंने अचानक महसूस किया कि मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में जान नहीं। टॉम बगल में कांप रहा था। उसकी सांस धुएं की तरह निकल रही थी, मानो केबिन के अंदर ही तापमान गिरकर शून्य से नीचे चला गया हो। तभी उस प्रेत ने अपना चेहरा हमारे विंडशील्ड के ठीक सामने ले आया। उसका मुंह खुला, इतना बड़ा कि पूरा ट्रक उसमें समा जाए, लेकिन उसके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था और चीखें, हजारों लाखों ठंडी चीखें जो हमारे दिमाग में सीधा घुस रही थी। मैंने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सीट के नीचे रखी टॉर्च को जोर से उठाया। टॉर्च की बीम मैंने पूरी ताकत से उसके चेहरे की तरफ फेंकी। सफेद रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ी, वो अचानक पीछे हटी। उसका चेहरा मरोड़ खा गया और उसने एक भयानक तेज चीख मारी, मानो रोशनी उसे जला रही हो। लाइट से उसे दर्द हो रहा है, मैंने टॉम को चिल्ला कर कहा। टॉम ने तुरंत अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और उसे भी विंडशील्ड पर तान दिया। दो रोशनियां उसके ऊपर पड़ी और वो और पीछे हट गई, लेकिन उसने इस बार अलग तरीका अपनाया। वो गायब हो गई। सामने की सारी आवाजें जैसे एक पल को बंद हो गई। हवा भी रुक गई, बस हमारा हाफना और दिल की धड़कनें। वो कहाँ गई? टॉम ने फुसफुसा कर पूछा। मैंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और केबिन की छत की तरफ देखा। कोई हल्की सी खुरचने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्फ पर उंगलियां दौड़ रही हैं। फिर धनाम, कुछ भारी ट्रक के पीछे गिरा। केबिन झटके से हिला। ये पीछे गई है, मैंने बुदबुदाया, ट्रेलर की तरफ। हम दोनों चुप। एक पल ऐसा लगा कि अगर हमने सांस भी जोर से ली तो वो हमें सुन लेगी। फिर ट्रेलर के पीछे की मेटल दीवार पर तेज तेज खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई लंबे नाखूनों से मोटी स्टील की शीट को काटने की कोशिश कर रहा हो। ये हमारे माल पर अटैक कर रही है। टॉम की आवाज कांप रही थी। नहीं, मैंने धीरे से कहा, अंदर क्या है ये नहीं देख रहे। उसे बस गर्मी चाहिए, जिंदगी चाहिए, हम चाहिए। इसी बीच बाहर अचानक किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। हम दोनों ने विंडो के किनारे से झांक कर देखा। सड़क के बीच जहां कुछ देर पहले वो मरा हुआ हिरन पड़ा था, अब वहां बर्फ के बीच से कुछ और निकल कर आया था। धुंध और बर्फ की मिली जुली परत से 3-4 साए बन रहे थे। ये पहले वाले से छोटे थे, पर उनका आकार इंसानों जैसा था। ओ गॉड, एक नहीं कई हैं, टॉम ने फुसफुसाया। वो छोटे साए सड़क पर फिसलते हुए हमारे ट्रक के आसपास घूमने लगे। हर बार जब उनमें से कोई ट्रक की साइड से टकराता, केबिन की मेटल कराहती और अंदर तापमान थोड़ा और गिरता। मेरे अंदर हिम्मत की आखिरी चिंगारी बची थी। मैंने कंसोल खोला, जिसमें हमारा टूल किट, फ्लेयर्स और इमरजेंसी इक्विपमेंट रखा था। मुझे एक पुरानी रोड फ्लेयर मिली, लाल रंग का छोटा सिलेंडर, जिसे आग लगाने पर तेज चमकीली लौ निकलती है। टॉम, ये पकड़, मैंने उसका हाथ दबाकर कहा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूंगा तो फ्लेयर जलाकर बाहर घुमाना, शायद आग और रोशनी उन्हें दूर रखे। तू पागल हो गया है? टॉम ने कहा। बाहर जाओगे तो वहीं मार देंगे, अंदर रहेंगे तो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा,
अंदर बैठे रहेंगे तो हम धीरे धीरे जम कर मर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो कम से कम कोशिश करेंगे। वो चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने फ्लेयर को कसकर पकड़ लिया और सिर हिला दिया। मैंने गहरी सांस ली, अपने ग्लव्स कसकर पहने और पैसेंजर साइड वाला दरवाज़ा थोड़ा सा अनलॉक किया। जैसे ही लॉक खुला, बाहर की ठंडी हवा ऐसे अंदर घुसी जैसे किसी ने बर्फ का बादल फेंक दिया हो। मैंने पूरा दरवाज़ा धक्का देकर खोला और उसी पल टॉम ने फ्लेयर रगड़ कर जलाया। एक तीखी सी आग की लाल लौ बाहर फूट पड़ी और कुछ ही सेकंड में उसके आसपास धुआं और चमक फैल गई। जैसे ही वो लाल रोशनी ट्रक के किनारों और सड़क पर पड़ी, हमें उन बर्फ के सायों की चीख सुनाई। वो पीछे हटने लगे जैसे आग उन्हें जला रही हो। उनकी सफ़ेद सफ़ेद देह पर लाल प्रतिबिंब बन रहे थे और जहाँ जहाँ वो रोशनी छूती वहाँ उनकी आकृति धुंधली होने लगती। चांद की रोशनी में बने हैं, आग की रोशनी में टूटते हैं। मैंने दिमाग में विचार दौड़ाया, ये हमारा मौका है। मैं दरवाजे से बाहर कूदा, बर्फ में घुटनों तक धंस गया। हाथ में मेरी टॉर्च थी जिसे मैंने पूरे जोर से चारों तरफ घुमाया। ट्रक के पीछे जहाँ बड़ा वृक्ष था वहाँ हवा धुएं की तरह घूम रही थी। वो जैसे समझ चुकी थी कि हम बाहर हैं। उसने एक लंबी ठंडी चीख मारी और हवा के भंवर की तरह हमारी तरफ बढ़ने लगी। टॉम फ्लेयर लेकर मेरे पीछे खड़ा था, उसकी लौ हवा में झुक रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, उसके चेहरे पर रोशनी डालो। हम दोनों ने टॉर्च और फ्लेयर दोनों उसकी तरफ घुमाए। कुछ सेकंड के लिए वो हवा में ही रुक गई। उसकी आकृति कांपी जैसे कोई बर्फ का पुतला तेज धूप में रखा हो। उसकी आंखों की नीली रोशनी लाल और सफेद में बदल रही थी। वो और जोर से चीखने लगी। उस चीख में गुस्सा भी था, पीड़ा भी और भूख भी। आसपास के छोटे साए पीछे हटते गए, पेड़ों की तरफ। मैंने महसूस किया कि फ्लेयर की लौ तेज है, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलेगी। फ्लेयर खत्म होने से पहले मैंने खुद से कहा, हमें कहीं पहुंचना होगा जहां ये नहीं आ सके। तभी मेरी नज़र सड़क से थोड़ा ऊपर दाईं तरफ पड़ी। बर्फ के ढेरों के बीच एक पुराना सा लकड़ी का केबिन दिखा। उसकी छत पर भारी बर्फ जमा थी और सामने एक छोटा सा पोर्च। दरवाजे के ऊपर कुछ लगा था जो मुझे दूर से क्रॉस जैसा लगा। वहाँ मैंने टॉम का हाथ पकड़कर कहा, उस केबिन तक दौड़ते हैं। ये सड़क पर हमें पकड़ रही है, शायद अंदर नहीं आ सके। और ट्रक? टॉम ने पूछा। मैंने उसके कंधे को झटका दिया। ट्रक बाद में, अब जान। हम दोनों बर्फ में घुटनों तक धंसते हुए ट्रक से केबिन की तरफ भागने लगे। हमारा हर कदम भारी, हर सांस धुएं की तरह बाहर। पीछे से आइस रेत की चीखें उफरती हवा की तरह हमारे कानों में गूंज रही थी। कभी ऐसा लगता कि वो बिल्कुल सर के ऊपर है, कभी लगता पैर के पास से कोई ठंडी चीज गुजर गई है। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी। केबिन तक की दूरी शायद सिर्फ 30-40 मीटर थी, लेकिन उस समय लगता था जैसे 100 मीटर से ज्यादा है। आखिर हम केबिन के दरवाजे तक पहुंचे। मैंने घबरा कर हैंडल घुमाया, लॉक नहीं था। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया। हम अंदर घुसे और टॉम ने फ्लेयर को जमीन पर दरवाजे के पास रख दिया ताकि बाहर उसके लाल धुएं की रोशनी फैलती रहे। अंदर अंधेरा था, लेकिन इतना घना नहीं। दीवारों पर पुराने क्रॉस लटके थे। कोने में एक पुराना लकड़ी का क्रूस और एक तरफ जली न जली सी मोमबत्ती। हवा में पुरानी लकड़ी, मोम और हल्की सी धूप जैसी गंध थी जो बाहर की मौत वाली ठंड से बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। दरवाजे को हमने अंदर से जोर से पटका और लकड़ी की स्लाइडिंग चिकनी लगा दी। तभी बाहर दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ कुछ टकराया। एक भारी ठंडी दीवार जैसे केबिन पर लहर की तरह चल गई। लकड़ी की दीवारें कराहने लगी। हमने सांस रोक ली। बाहर से आ रही बर्फीली फुसकार अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन केबिन के अंदर तापमान धीरे धीरे स्थिर होने लगा। कनपटी पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। टॉम ने कांपते हुए पूछा, क्या ये अंदर नहीं आ सकती? मैंने कमरे की दीवारों पर लगे क्रॉसेस, टूटे फूटे प्रेयर बुक्स और कोने में पड़े पुराने लकड़ी के स्टूल को देखा। ये शायद किसी पुरानी चर्च की शेल्टर या मिशनरी केबिन जैसा है। शायद ये जगह पवित्र है
यहाँ इसकी शक्ति कम है। कुछ देर तक हम बस वहीं फर्श पर बैठकर हाँफ रहे थे। बाहर से अभी भी कभी कभी चीखें आती, दीवार थोड़ी कांपती, लेकिन अंदर हम जिंदा थे। थोड़ी देर बाद बाहर की आवाज़ें कम होने लगी, चीखें दूर चली गईं, हवा की रफ्तार कम हो गई। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 3 बजे थे। अभी भी कई घंटे रात बाकी है। टॉम ने कहा, क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं? मैंने सावधानी से खिड़की के छोटे से धुंधले शीशे से बाहर झांका। सड़क मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि हमारे ट्रक की हेडलाइट्स अभी भी हल्की हल्की चमक रही है। आसमान थोड़ा साफ लग रहा था, लेकिन बर्फ अब भी गिर रही थी। अगर वो सचमुच आइस रेत है, मैंने कहा, तो सुबह होते ही इसकी ताकत कम होगी। शायद सूरज की पहली किरणें इसे वापस अंधेरे में भेज देंगी। तब तक हम यहाँ से नहीं निकलते। हमने केबिन के अंदर थोड़ा घूम कर देखा। एक कोने में पुराना फायर प्लेस था, जिसमें आधी जली हुई बहुत पुरानी लकड़ी पड़ी थी। मैंने उनमें से 2-3 सूखी लगने वाली लकड़ियाँ उठाकर फायर प्लेस में रख दी। टॉम ने जेब से लाइटर निकाला और कई कोशिशों के बाद छोटी सी लौ आखिरकार लकड़ियों ने पकड़ ली। धीरे धीरे कमरे में हल्की गर्माहट फैलने लगी। एरिक, टॉम ने कुछ देर बाद हिचकिचाते हुए कहा, क्या तू अब हैंक की बात पर यकीन करता है? मैंने चुपचाप फायर की ओर देखते हुए कहा, जब से वो पहली बार विंडशील्ड पर आई थी, तब से मुझे सब पर यकीन है। हैंक पर, पुराने ट्रकों पर और अपने डर पर। हम दोनों के चेहरे आग की रोशनी में अलग अलग लग रहे थे, डरे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। सुबह की पहली धुंधली रोशनी खिड़की से अंदर झांकने लगी। बाहर पक्षियों के दूर दूर से आने वाली आवाज़ें सुनाई देने लगी। हवा अब पहले जैसी नहीं थी, अब बस मामूली सर्दी थी। हमने दरवाज़ा सावधानी से खोला। बाहर की दुनिया बदली हुई थी। बर्फ अब भी चारों तरफ थी, लेकिन सड़क साफ दिख रही थी। हमारे ट्रक की हेडलाइट्स बंद थी, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा था। हम केबिन से बाहर निकले, धीरे धीरे ट्रक तक गए। रास्ते में बर्फ पर इधर उधर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने रात भर जमीन को नाखूनों से चीरा हो। जहाँ रात में वो मरा हुआ हिरन पड़ा था, वहाँ अब सिर्फ हड्डियाँ थीं, साफ सफेद, जैसे महीनों पुरानी हो। कोई ताज़ा खून नहीं, कोई ताज़ा निशान नहीं। ट्रक तक पहुंचकर मैंने इंजन चेक किया, डैशबोर्ड चेक किया। सब थोड़ा ठंडा था, लेकिन सही लग रहा था। मैंने इग्निशन घुमाया। एक झटके के बाद इंजन ने सामान्य घरघराहट के साथ स्टार्ट ले लिया। कोई खास ना, कोई अजीब आवाज़ नहीं। टॉम ने हैरानी से पूछा, कल रात ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, अब कैसे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद कल ये हमें वहीं रोकना चाहती थी। ये उसका खेल था। हम धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाकर फ्रॉस्ट बाइट पास की उस मौत वाली सड़क से बाहर निकलने लगे। कुछ किलोमीटर बाद ही मेन हाईवे दिख गया, लंबी, साफ और रोशनी से भरी। हाईवे पर पहुंचकर मैंने पहला काम ये किया कि हैंक के डाइनर की तरफ ट्रक मोड़ दिया। डाइनर के बाहर वही पुराना बोर्ड था, वही बर्फ, वही हवा। अंदर हैंक काउंटर साफ कर रहा था। उसने जैसे ही हमें देखा, उसकी आंखें फैल गईं। तुम वापस आ गए? हमने उसे पूरी कहानी सुनाई। फ्रॉस्ट बाइट पास, मरा हुआ हिरन, आइस ब्रेक, ट्रक का बंद होना, केबिन, फ्लेयर, सुबह तक की रात। दूसरे ड्राइवर जो वहाँ नाश्ता कर रहे थे, वे भी सुनने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ शक भरी नजरों से देख रहे थे। हैंक चुपचाप सुनता रहा। अंत में उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे बेटे का ट्रक भी उसी पास पर मिला था। इंजन चालू, दरवाजे खुले, वो खुद गायब, सिर्फ उसके बूट्स मिले थे, ट्रक से 10 मीटर दूर बर्फ में धंसे हुए। उसके बाद मैंने हमेशा लोगों को चेतावनी दी, बहुत कम ने सुनी। तुम दोनों किस्मत वाले हो। मैंने कॉफी का मग पकड़ते हुए कहा, किस्मत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कल रात हमने जो सीखा है वो इससे भी ज्यादा है। टॉम ने मेरी तरफ देखा। मैंने आगे कहा, अब अगर कोई सोचता है कि रात के समय किसी शॉर्टकट से गुजरना बहादुरी है, तो मैं उसे सिर्फ एक लाइन कहूँगा, लॉन्ग रूट से जाओ, सुबह देर से पहुँचो, लेकिन जिंदा पहुँचो। उस रात के बाद से
मैं कभी भी फ्रॉस्ट बाइट पास की तरफ नज़र तक नहीं करता। जीपीएस कितना भी कहे कि रूट 60 किलोमीटर छोटा है, मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। और अगर कभी किसी बर्फीली रात सुनसान हाईवे पर आपकी हेडलाइट्स के आगे बर्फ में कुछ सफ़ेद सा तैरता दिखे, बहुत खूबसूरत, बहुत शांत और बहुत ठंडा, तो रुकना मत, क्योंकि हर चमकती चीज़ बर्फ नहीं होती, कभी कभी वो भूख भी होती है। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।